हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रेडिशनल ग्रामर में आपने पढ़ी होगी बचपन में। पॉपुलर वर्ड है, सभी जानते हैं, सारे लोग, सारी पत्नियां, सारे लोग भी जानते हैं। हस्बैंड माने क्या होता है और हस्बैंड क्या है? हस्बैंड है नाउन, इसको तुम बोलते हो वर्ब। अभी मैं ये बता रहा हूँ जो आप लोग मानते हैं सिर्फ वही मतलब नहीं है इसका। गो क्या है? वर्ब। दा को आप आर्टिकल बोलते हो, आ को अभी आप आर्टिकल बोलते हो, बुक बोलते हो नाउन, ब्रेव सबको पूरी दुनिया को दिखता है कि एडजेक्टिव है, और फॉर को बोलते हो प्रेपोजिशन। लेकिन ध्यान रखना ये सब ट्रेडिशनल यूजेज हैं इसके, ट्रेडिशनली हम लोग को पता है बचपन से। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो फंक्शनल ग्रामर बताने जा रहा हूँ कि इन वर्ड्स का या इससे भी और भी ज़्यादा वर्ड्स हैं, जो बहुत सारे तरह वर्ड्स जो हैं उनको हम लोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वर्ड है, पॉपुलर वर्ड है हस्बैंड, ठीक है। वाइफ नहीं चलेगी, हस्बैंड चलेगा। हस्बैंड का रोल होता है कि वाइफ का रोल यहाँ पे नहीं, इस जगह पे। देखो मान लो सेंटेंस है, इसी का सेंटेंस में बता रहा हूँ। यू हैव टू हस्बैंड, यू हैव टू हस्बैंड योर फाइनेंशियल रिसोर्सेस ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब यहां पर टू हस्बैंड यानी कि यहां पर ये एज ए वर्ब हमने यूज किया है इसको, हस्बैंड को। इन्फिनिटिव है, टू हस्बैंड। यू हैव टू हस्बैंड या यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूटिलाइज, ये वर्ड होगा इसका मतलब। इसका मीनिंग यहां पर हस्बैंड का पति नहीं है। यू हैव टू हस्बैंड योर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, आपके आर्थिक जो संसाधन है आपके पास, ठीक है, उसको आपको टू हस्बैंड करना चाहिए। यानी कि आपको उसको इस्तेमाल जो करना चाहिए वो बहुत इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिकली आपको यूज़ करना चाहिए। कब? ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। तो ये यहाँ पर हस्बैंड वर्ड जो आपको पता था जो नाउन है वो यहाँ पर एज ए वर्ब यूज़ किया गया है। हो सकता है आपको अटपटा लगे, ऑड लगे, आप डिक्शनरी में देख सकते हो, इंटरनेट पर जाकर के सर्च कर सकते हो। तो हस्बैंड को हम लोग एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये गो को पूरे जितने लोग भी से, अगर तुम डायरेक्टली भी पूछोगे किसी से भी, सब लोग बोलेंगे गो वर्ब है हमारी। अब देखना, गो अगर हमारा वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब को हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मान लो सेंटेंस तुम्हारा है कि जो मान लो कोई क्वेश्चन है, द क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन बहुत क्या है? डिफिकल्ट है। अब लेट मी, ठीक है, लेट मी हैव अ गो। द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, लेट मी हैव अ गो। क्वेश्चन बहुत कठिन है, लेट मी हैव अ गो, यानी कि हैव अ गो का वही मीनिंग है जो तुम इसका समझते हो। लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई का मतलब मुझे कोशिश करने दो। हैव अ गो का मतलब यहाँ पर क्या है? मुझे कोशिश करने दो। बोथ आर सेम, बोथ आर क्वाइट राइट, दोनों बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ पर ये गो जो है ये वर्ब नहीं है। आपको मालूम है फंडामेंटल चीज़ है, बेसिक है, ए एन और दा के बाद नाउन आता है, तो ये यहाँ पर फ्रेज के रूप में यूज़ किया गया है। इसका वही मतलब है जो ट्राई का, आप ट्राई यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे सीखने को नहीं मिलेगा। ट्राई माने सब लोग जानते हैं कि कोशिश करना होता है। यहाँ पर मेन मकसद मेरा बताने का क्या था कि गो आपका वर्ब के रूप में ही नहीं, आपको नाउन के रूप में भी यूज़ हो सकता है। क्लियर? अब इसके बाद देखो दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे, और यही सारे वर्ड जो मैंने लिखे हैं ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं ताकि वीडियो लेंदी ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सभी 90% की बात मैं कर रहा हूँ। वर्ड्स को आप जितने भी वर्ड्स जानते हो उनको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप यूज़ कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए कैसे होता है। अब दा का देखो, द आर्टिकल है, ठीक है। द हायर यू गो, द कूलर यू फील। इसको बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। आप जानते हो ग्रामर में जो लोग पढ़े हैं उनको मालूम होगा कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा रहता है। द प्लस सी डी आता है, सी डी मतलब होता है कॉम्पेरेटिव डिग्री, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री हाई होती है। उसी तरह यहाँ पर कूल, कूलर, कूलेस्ट, पॉजिटिव, ये क्या है यहाँ पर ये भी क्या है? कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। अब
द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊंचा तुम जाते हो, जितने ऊंचाई पर तुम जाते हो, उतना ठंडा तुम महसूस करते हो। अब मेरी बात पे यहाँ जरा ध्यान देना, ये यहाँ पर द आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। ये आर्टिकल नहीं है, ये भी क्या है तुम्हारा, एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। इसके बाद एडजेक्टिव आया है, तो एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, आर्टिकल क्वालिफाई नहीं करता एडजेक्टिव को कभी भी। ठीक, तो ये बात समझ आ गई, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे, उसके बाद आ को लेकर चलेंगे, इसको भी हम लोग इसी की तरह मानते हैं आर्टिकल। ठीक है, डिटरमिनर कह लो, आर्टिकल कह लो। अब इसका इस्तेमाल देख लो, मान लो आई ले लो, आई हैव टू टेक द मेडिसिन, यहाँ नीचे लिख दे रहे 3 times a day। अब अधिकतर लोग सोचते हैं ये नाउन है, तो नाउन के पहले जो आया ये आर्टिकल आया होगा, डिटरमिनर आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। क्यों प्रेपोजिशन है? ये एक साथ यूज हुआ है, 3 times a day, 2 times a day, twice a day, थ्राइस अ डे। ये जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो बारंबारता दिखाती है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, इसके बाद जब कोई भी आर्टिकल आता है, यानी कि जो सो कॉल्ड आर्टिकल जिसको आप बोलते हो आर्टिकल है, ए आता है या कोई और आ जाए, खासतौर पर बेसिकली ए ही आता है इसमें। तो ए जब भी आएगा तो आप ध्यान रखना, ए यहाँ पर इसके लिए नहीं आया हुआ, नाउन के लिए। एक्चुअल में ए का मतलब यहाँ पर इन से है, तो ए जब भी इन को शो करेगा, और बेसिकली इसी कंडीशन में करता है, बारंबारता में, ट्वाइस, थ्राइस, यानी कि दिन में 1 बार, दिन में 2 बार। दवा लेने को सुना होगा, बोलते हैं हम लोग कई बार, दिन में 1 बार, दिन में 4 बार, इस तरीके से। तो मे का जो सेंस होता है, इनका जो सेंस होता है, वो कौन लेता है? आ लेता है। इसलिए यहाँ पर आ को आर्टिकल में काउंट नहीं किया जाता, यहाँ पर ये क्या होता है? प्रेपोजिशन। और वैसे भी आर्टिकल और प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ वर्ड नाउन होता है, तो ये नाउन जरूर है, लेकिन ये यहाँ पर आर्टिकल नहीं। इसको यहाँ पर क्या माना जाएगा? इनके फॉर्म में ही इसको लिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये प्रेपोजिशन बोला जाएगा इस जगह पर पर्टिकुलर। क्लियर? अब इसके बाद देखो, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, फंडामेंटल को जो आपने पढ़ा हुआ है, ये भी फंक्शंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली। अब छोटे बच्चे हम लोग नहीं रह गए, बड़े हैं, अब नई क्लासेस जो हैं वो वहां पर इन सब चीज़ों को डील किया जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के दिक्कत होती है, कई बार उनको नहीं मिलता। अब जिससे बुक लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बुक क्या है? नाउन, वैसे जो लोग जानते हैं। अब देखो, यू हैव टू, मान लो you have to pay your book debts। you have to pay your book debts। किताबें जो ली थी, किताबों का जो वो था कर्ज, वो। अब यहाँ पर बुक डेट्स का मतलब क्या है? अब देखो डेट्स क्या हो गया तुम्हारा, ये नाउन है, नाउन के पहले आएगा, ये क्या होगा? एडजेक्टिव। यहाँ पर ये बुक क्या है? एडजेक्टिव के रूप में आया है, बुक डेट्स, यानी कि कौन सा डेट्स है? बुक डेट्स। तो बुक क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव के रूप में। वैसे क्या है? बुक नाउन है, मतलब फंडामेंटल के तौर पर, जो आप जानते हो ट्रेडिशनल जो ग्रामर होती है। यहाँ पर फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होता है ध्यान देना, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यानी किसी भी वर्ड को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन। सेंटेंस बताएगा कि ये वर्ब है या नहीं। ऐसे नहीं होता कि गो लिखा है, किसी ने पूछ लिया क्या है, तो तुमने बोला वर्ब है, ये क्या है? आर्टिकल है। इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। ब्रेव जैसे तुमने बोला, ब्रेव तुम्हारा बहादुर, यानी कि एडजेक्टिव है, सीधे सीधे आंख मूंद के बोल दिया। लेकिन ध्यान रख लो, अगर तुमको एडजेक्टिव का यूज़, ये ब्रेव का यूज़ पता है, तो तुम इसको अलग सेंस में भी यूज़ कर सकते हो। कि मान लो, आई ब्रेव्ड, ठीक है, आई ब्रेव्ड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ले लो, कोई भी ले लो, सिचुएशन ले लो, कुछ भी ले लो। आई ब्रेव्ड द प्रॉब्लम या आई फेस्ड, ये ब्रेव का मीनिंग यहाँ पर यही है जो फेस्ड का मीनिंग है। आई फेस्ड द प्रॉब्लम, ब्रेवली कर दो, बहादुरी पूर्वक, या फिर डायरेक्टली आप यूज कर दो, आई ब्रेव्ड। एज ए वर्ब यूज किया है मैंने, यस, एडजेक्टिव को एज ए वर्ब यूज किया जा सकता है। सारे एडजेक्टिव्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पर कुछ, लेकिन हाँ ज्यादातर वर्ड्स जो हैं वो आप अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हो। तो ब्रेव का यूज यहाँ पर यूज हुआ एडजेक्टिव के तौर पे, सॉरी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ? ये वही सेंस है, एज ए वर्ब, जो फेस्ड का मीनिंग है वही यहाँ पर किसका मीनिंग हो जाएगा? ब्रेव्ड का। तो आई ब्रेव्ड द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को मैंने बहादुरी पूर्वक
सामना किया, या सीरियस, या अगर तुमको ये लिखना है तो ये लिख दो, लेकिन ब्रेवली लगाना पड़ेगा लास्ट में एडवर्ब। आई फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली, वही सेंस है जो यहां पर सिर्फ इसका है। क्लियर? तो ये हो गया एक। उसके बाद हम लोग चलेंगे किसकी ओर, देखो फिर आता है फॉर। फॉर हम लोग प्रेपोजिशन को जानते हैं, ठीक। मान लो सेंटेंस लेते हैं हम लोग, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास फॉर आई वॉज इल। अब देखो ध्यान देना, मैंने क्लास अटेंड नहीं करी, फॉर माने यहां पर क्या है, के लिए नहीं है, जो पूरे बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं, के लिए इसका मीनिंग होता है, के लिए नहीं है। अब देखो हिंदी से मत पढ़ना, हिंदी को हिंदी से पढ़ो और इंग्लिश को इंग्लिश से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मटिया पलीत हो जाएगी सब। अब इन माने हमेशा जीवन भर तुम में लेकर के चलोगे, कई बार इनका मतलब द्वारा के रूप में आएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है किसी का, फंक्शनल ग्रामर पढ़नी पड़ेगी तब जाकर के उसका नॉलेज होगा। फॉर का मतलब क्या है, फॉर का मतलब यहाँ पर क्योंकि से है, सिंस भी होता है यहाँ पर, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर मिड में फॉर का मतलब के लिए नहीं है, क्या है, क्योंकि। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, मैंने क्लास अटेंड नहीं करी क्योंकि मैं बीमार था, बिकॉज आई वॉज इल। क्लियर? तो ये अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कर सकते हैं। कभी भी स्टिक मत होना कि इन माने जीवन भर पूरे ब्रह्मांड में होता है, फ्रॉम माने पूरे ब्रह्मांड में से होता है। हिंदी से कभी भी उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की, कभी नहीं आएगा जीवन में। एक आध बार तो सही हो जाएगा, तुक्का लग जाएगा कि हाँ देखो बिल्कुल सूट कर रहा है, लेकिन हर बार नहीं होगा। तो आई थिंक फॉर टुडे इट इज़ इनफ। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग थोड़ा और फंडामेंटल को जानेंगे और कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे। थैंक यू सो मच।